तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने रूल डायमेंशन और प्रिसीजन सूक्ष्म डायमेंशन को कवर कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम जो हमारा माप और माप लेने वाले औजार हैं उसमें कैलिपर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम कैलिपर से। कैलिपर हमारा क्या होता है? तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है, मतलब इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट मतलब ये डायरेक्ट रीडिंग नहीं देता है, इसमें हमें डायरेक्ट रीडिंग शो नहीं होती है। इसका प्रयोग स्टील रूल की सहायता से किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तथा व्यास आदि मापने के लिए किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? कैलिपर्स का। किसी जॉब की हमें लंबाई मापना है, चौड़ाई मापना है, ऊंचाई मापना है, व्यास आदि मापना है, तो उसके लिए हम कैलिपर का यूज करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके मटेरियल की। तो कैलिपर प्रायः हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। कैलिपर किससे बनाए जाते हैं? हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। इसके माप लेने वाले सिरों, गेजिंग पॉइंट को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। जो इसके माप लेने वाले सिरे होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है? हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। नोट क्या बोल रहा है? हाई कार्बन स्टील से बने कैलिपरों को हार्ड व टेम्पर किया जाता है, मतलब जो कैलिपर हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं उनसे हार्ड व टेम्पर किया जाता है। माइल्ड स्टील से बने कैलिपरों को केसार्ड किया जाता है, मतलब जो कैलिपर माइल्ड स्टील से बने होते हैं उन्हें केसार्ड किया जाता है। आगे चलते हैं। साइज साइज कैसे लेते हैं? ये फ्रेंड्स हमारा कैलिपर है। ये डायग्राम फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, थोड़ा गंदा सा है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो साइज कैसे लेते हैं? कैलिपर का साइज लेग के पॉइंट से, ये इसका लेग दिख रहा है आपको, ये लेग दिख रहा है, लेग के पॉइंट से रिबट पिवट के मध्य तक लिया जाता है। ये जो यहाँ पर रिबट लगी है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका साइज लिया जाता है। तो वही बोल रहा है, कैलिपर का साइज लेग के पॉइंट से रिबट पिवट के मध्य तक लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ साइज भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्पतमांक। तो कैलिपर का अल्पतमांक मीट्रिक प्रणाली में 0.5 mm और ब्रिटिश प्रणाली में 1/64 इंच होता है। तो फ्रेंड्स, कैलिपर का अल्पतमांक क्या होता है? 0.5 और ब्रिटिश प्रणाली में 1/64 इंच होता है। अब आ जाते हैं जॉइंट के अनुसार कैलिपर के प्रकार, मतलब जो जॉइंट रहता है उसके अनुसार कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है हमारा फर्म जॉइंट या रिवेट टाइप कैलिपर। तो बोल रहा है, इस प्रकार के कैलिपर्स की दोनों टांगों को एक रिवेट और बासर के द्वारा जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? रिवेट और बासर के द्वारा। इस प्रकार के कैलिपर्स का प्रयोग दूसरे प्रकार के कैलिपर की अपेक्षा कम किया जाता है। इस प्रकार के कैलिपर से माप लेते समय हिल सकते हैं, जिससे बिल्कुल परिशुद्ध माप नहीं ले सकते। इस कैलिपर का प्रयोग बड़े बड़े जॉबों के माप लेने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा फर्म जॉइंट या रिवेट टाइप कैलिपर, ये आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है, इस प्रकार के दोनों, एक रिवेट, ये हो गई एक रिवेट, और बासर के द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के कैलिपर्स का प्रयोग क्यों कम किया जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स, ये माप लेते समय हिल सकते हैं, जिससे क्या होता है, हम बिल्कुल परिशुद्ध माप नहीं ले सकते हैं। इसलिए इस कैलिपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसलिए इसका प्रयोग बड़े बड़े जॉबों का माप लेने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैलिपर पर दूसरा आ जाता है अब हमारा स्प्रिंग टाइप कैलिपर्स। इस प्रकार के कैलिपर्स की दोनों टांगों को एक चपटे स्प्रिंग, मतलब फ्लैट स्प्रिंग और धुरी के द्वारा जोड़ा जाता है। इसे खोलने व बंद करने के लिए स्क्रू व नट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कैलिपर वर्कशॉप में अधिकतर प्रयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि इससे अधिक शुद्धता में माप ली जा सकती है। यह फर्म जॉइंट कैलिपर की अपेक्षा उत्तम होते हैं। जो स्प्रिंग टाइप कैलिपर्स रहते हैं, इसमें क्या रहता है? एक स्प्रिंग लगा रहता है और एक फ्लैट स्प्रिंग रहता है, जिसके द्वारा हम इसको आसानी से खोल सकते हैं व आसानी से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्प्रिंग टाइप कैलिपर्स का प्रयोग हम अधिकतर करते हैं। तो फ्रेंड, जॉइंट के अनुसार हमारे कितने प्रकार के कैलिपर होते हैं? दो प्रकार के, फर्म जॉइंट और दूसरा है हमारा स्प्रिंग टाइप कैलिपर्स। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आ जाता है कार्य के अनुसार। वो थे हमारे जॉइंट के अनुसार। अब आ जाते हैं कार्य के अनुसार, मतलब कार्य के लिए हम कौन कौन से कैलिपर का यूज करते हैं। तो कार्य के अनुसार पहला कैलिपर है हमारा आउटसाइड कैलिपर। अब फ्रेंड, नाम से ही हो रहा है बाहरी कैलिपर्स, मतलब जो बाहरी कैलिपर्स है वो बाहरी जॉबों का ही माप लेगा। तो इसको पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है। इस प्रकार के कैलिपर्स में इसकी दोनों टांगे अंदर की ओर अर्धगोलाकार आकार में मुड़ी होती हैं। इसकी जो दोनों टांगे रहती कैसी मुड़ी रहती हैं? अर्धगोलाकार आकार में। इनका अधिकतर प्रयोग किसी जॉब का बाहरी माप लेने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा किसी जॉब की बाह्य लंबाई, चौड़ाई व व्यास माप सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आउटसाइड कैलिपर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इसके द्वारा हम किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, व्यास आदि माप सकते हैं। इसके द्वारा माप लेने के लिए स्टील रूल की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा आउटसाइड कैलिपर रहता है, इसका प्रयोग हम बाहरी जॉब को लंबाई, चौड़ाई, व्यास मापने के लिए करते हैं। अब दूसरा कैलिपर आ जाता है हमारा आंतरिक कैलिपर, इनसाइड। यह कैलिपर जॉब के भीतरी माप, अर्थात स्लॉट या गैप की चौड़ाई या भीतरी माप मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसकी दोनों टांगों बाहर के सिरे की ओर 45 डिग्री पर मुड़े होते हैं। इस प्रकार के कैलिपर्स में माप लेने के लिए स्टील रूल की आवश्यकता
पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये आपको दिख रहा होगा आंतरिक कैलिपर, ये आंतरिक कैलिपर है, इसको हम किसी होल या स्लॉट में डालकर उसका अंदर का साइज मालूम कर सकते हैं। और इसकी जो मुड़ी टांग, ये जो मुड़ी टांग आपको दिख रही है, इसका एंगल रहता है हमारा 45 डिग्री, ये यहाँ पर दर्शाया भी गया है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा कैलिपर है हमारा स्थानांतरण कैलिपर, मतलब ट्रांसफर कैलिपर। स्लॉट कार्य या जॉबों का सही माप लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कैलिपर द्वारा किसी स्लॉट एवं गहराई का माप लेते समय कैलिपर्स को बाहर निकालना कठिन है। यह कैलिपर बाहर निकालते समय हिल जाता है, जिससे जॉब या कार्य का शुद्ध माप नहीं होता है। स्थानांतरण कैलिपर फर्म जॉइंट होते हैं, परंतु इसमें एक भुजा पर लॉकिंग स्क्रू लगा होता है। इस कैलिपर के साथ एक तीसरी भुजा भी लगी होती है, इस भुजा के साथ कैलिपर को लॉक किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये जो कैलिपर आपको दिखाया गया है, ये हमारा स्थानांतरण कैलिपर है। अब फ्रेंड्स कैलिपर से हम किसी जॉब का माप लेंगे, अगर वो फर्म जॉइंट होगा तो हम उसको लॉक ही नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो वो हिल जाएगा, तो फिर हम उसका माप जब हम स्टील रूल से उस पर माप लेंगे तो फ्रेंड्स वो माप हमारा गलत आएगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, एक लॉकिंग स्क्रू लगा होता है, ये आपको लॉकिंग स्क्रू दिख रहा होगा। तो इससे हम क्या रहता है, इसको लॉक कर देते हैं, फिर इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो इससे हमारी जो रीडिंग आती है वो सही आती है। तो ट्रांसफर कैलिपर में क्या लगा रहता है, एक लॉकिंग स्क्रू लगा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैलिपर पर, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलिपर है, जिससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चौथा नंबर का कैलिपर है हमारा जेनी कैलिपर। इस कैलिपर को ऑडलैक कैलिपर और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या लंगड़ा कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। ये जेनी कैलिपर्स है, इसको किस नाम से जाना जाता है, ऑडलैक कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या लंगड़ा कैलिपर के नाम से जाना जाता है। इसकी एक टांग सीधी व नोकदार होती है और दूसरी टांग 45 डिग्री के कोण पर मुड़ी हुई होती है। इसका प्रयोग किसी जॉब के फिनिश की हुई सिरे से समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। मतलब इसके द्वारा किसी जॉब के फिनिश की हुई सिरे से क्या करने के लिए किया जाता है, समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसी गोल जॉब का केंद्र ज्ञात करने, कोई भी गोल जॉब है उसका केंद्र ज्ञात करने के लिए किसका यूज करते हैं, जेनी कैलिपर्स का। अब जेनी कैलिपर्स कैसा दिखता है आप देख लीजिए, ये ऐसा। तो फ्रेंड्स आपको ये दिख रहा होगा जेनी कैलिपर, ये हो गया इसका, ये हो गई इसकी मुड़ी टांग, और ये उसका हो गया नुकीला वाला भाग, जिससे हम किसी गोल जॉब का केंद्र वगैरह या समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। और ये फ्रेंड्स इसकी जो मुड़ी टांग है, इसका ये कितने पर 45 डिग्री पर मुड़ी हुई है। अब फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट नोट क्या है इसमें, तो बोला है जेनी कैलिपर का उपयोग वृत्त या चाप की मार्किंग करने के लिए नहीं किया जाता है। मतलब जेनी कैलिपर के द्वारा हम वृत्त या चाप नहीं लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इसकी मूली टांग का रेडियस कितना रहता है, 6 से 12 mm। जो इसकी मूली टांग रहती है, इसका जो रेडियस बताया गया है, ये कितना रहता है रेडियस, 6 से 12 mm। तो फ्रेंड्स इसको भी आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। अब आ जाता है हमारा ट्राई स्क्वायर। अब फ्रेंड ट्राई स्क्वायर क्या हो रहता है, तो इसको पढ़ते हैं। ट्राई स्क्वायर एक प्रकार का चेकिंग व मार्किंग टूल है। मतलब ट्राई स्क्वायर क्या है, चेकिंग व मार्किंग टूल है। ट्राई स्क्वायर एक प्रकार का चेकिंग व मार्किंग टूल है। इसका प्रयोग किसी जॉब को 90 डिग्री के कोण में चेक करने के लिए किया जाता है। कोई जॉब 90 डिग्री में है या नहीं, उसको चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं, ट्राई स्क्वायर का। इसके द्वारा सतह का सीधापन, फ्लैटनेस जांचने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसके ब्लेड के द्वारा किसी जॉब की समतलता को चेक किया जाता है। इसका प्रयोग मार्किंग करते समय 90 डिग्री कोण में रेखाएं खींचने के लिए भी किया जाता है। इसकी बनावट में एक ब्लेड होता है और दूसरा स्टॉक होता है, और आपस में 90 डिग्री के कोण में रिवेट करके जोड़ दिया जाता है। कुछ ट्राई स्क्वायर के ब्लेड पर इंच बाय mm के निशान बने होते हैं। तो फ्रेंड्स सीधा कहने का मतलब ये है कि ट्राई स्क्वायर हमारा कैसा चेकिंग भी करता है और मार्किंग भी करता है। तो चेकिंग और मार्किंग टूल हो गया। इसके द्वारा किसी जॉब को कितने डिग्री में, 90 डिग्री में चेक किया जाता है। इसके द्वारा जो सतह का हमारा सीधापन, फ्लैटनेस वगैरह चेक किया जाता है। अब फ्रेंड्स आपको ये ट्राई स्क्वायर दिख रहा होगा, ये ट्राई स्क्वायर है। तो ये इसका क्या हो गया, ब्लेड, और ये हो गया इसका स्टॉक। इन दोनों को कितने डिग्री में बनाया जाता है, तो इनको बनाया जाता है 90 डिग्री में। फ्रेंड्स अगर आपको इसमें ड्राइंग में समझ में नहीं आ रहा है, तो फ्रेंड्स आप या तो आपके जो भी मतलब आपको जैसे ट्राई स्क्वायर समझ में नहीं, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, आप गूगल करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उससे क्या रहेगा, आपको आसानी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको थ्योरिकली तो बता दे रहा हूँ, अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो आप गूगल करके आप अपनी पर्सनल बुक में इसको प्रैक्टिकल देख सकते हैं। और जितना मुझसे कोशिश होगा फ्रेंड, मैं भी आपको सिखाता जाऊंगा। तो एक हो जाता है इसका ब्लेड और ये हो जाता है इसका स्टॉक। इन दोनों को कितने डिग्री, 90 डिग्री में बना दिया जाता है। अब इसके मटेरियल की बात कर लेते हैं, तो ये किस पदार्थ का बना होता है। तो बोल रहा है ट्राई स्क्वायर का ब्लेड हाई कार्बन स्टील का बनाया कर हार्डवेयर टेम्पर कर दिया जाता है। ये जो ब्लेड दिख रहा है ये किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का। और इसका स्टॉक कास्ट आयरन, कास्ट स्टील या एल्यूमिनियम इत्यादि से बनाया जाता है। मतलब कास्ट आयरन का भी बना होता है, कास्ट स्टील का भी, एल्यूमिनियम, मतलब कार्य के अनुसार अलग अलग धातु के बने होते हैं। साइज की बात कर लेते हैं, साइज कैसे लेते हैं। तो ट्राई स्क्वायर का साइज उसके ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। जो हमारा ट्राई स्क्वायर रहता है उसका साइज कैसे लिया जाता है, ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। यह लंबाई स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम छोर तक की दूरी होती है।
साइज के अनुसार ट्राई स्क्वायर 100 से 300 mm तक पाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, यह लंबाई स्टॉक के अंदरूनी सिरे से, फ्रेंड्स इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टॉक का अंदरूनी सिरा, ये हो गया हमारा स्टॉक का अंदरूनी सिरा, यहाँ से ब्लेड के अंतिम छोर तक, मतलब यहाँ तक इसकी लंबाई मापी जाती है। तो यही बोल रहा है साइज के अनुसार ट्राई स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं, 100 से 300 mm तक। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है, क्या बोल रहा है, ट्राई स्क्वायर के स्टॉक पर बर स्लॉट बना होता है जिसमें जॉब के एज कीपर को स्थान मिल जाता है। अब जो इसका जो ये आपको दिख रहा होगा, ये बर स्लॉट बना होता है जिसमें जॉब की एज कीपर को स्थान मिल जाता है। आप फ्रेंड्स प्रैक्टिकली देखेंगे तो उसमें आपको एक एज सा दिखेगा, मतलब थोड़ा स्लॉट सा कटा रहेगा, जिसमें हम क्या करते हैं जब जॉब को 90 डिग्री में बनाते हैं तो जो जॉब की एज रहती है वो इसमें आ जाती है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा नोट क्या बोल रहा है, ट्राई स्क्वायर द्वारा चेक की गई परिशुद्धता प्रति 10 mm लंबाई पर 0.002 mm होती है, जो कि अधिकतर वर्कशॉप कार्यों के लिए पर्याप्त होती है। तो ट्राई स्क्वायर द्वारा 10 mm लंबाई पर जब हम उसको चेक करते हैं तो उसकी परिशुद्धता रहती है 0.002 mm। अब आ जाते हैं ट्राई स्क्वायर के प्रकार में। पहला है फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर। इस प्रकार के ट्राई स्क्वायर में ब्लेड को स्टॉक के साथ 90 डिग्री के कोण में रिवेट के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिससे ब्लेड और स्टॉक के साथ एक ही स्थान पर स्थित रहता है। इस प्रकार का ट्राई स्क्वायर प्रायः साधन कार्यों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो फ्रेंड जो फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर होगा, ये आप अपनी वर्कशॉप में देख सकते हैं। जैसे वर्कशॉप में आपने देखा होगा जो नॉर्मल ट्राई स्क्वायर रहता है, जो नॉर्मल ट्राई स्क्वायर रहता है आप उसको देख सकते हैं, तो वही हमारा फिक्स ट्राई स्क्वायर रहता है। दूसरा आ जाता है हमारा एडजस्टेबल। इस प्रकार के ट्राई स्क्वायर के ब्लेड को कहीं भी सेट किया जा सकता है, मतलब इस प्रकार के ट्राई स्क्वायर में जो ब्लेड रहेगा उसको आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। स्टॉक के दोनों ओर बनने वाले कोण समकोण होते हैं। इसमें भी ब्लेड की लंबाई 100 से 300 mm तक होती है और ब्लेड के मध्य में लंबाई में की ओर एक झिर्री कटी होती है, जिसे एक थंब स्क्रू और नल्ड नट द्वारा स्टॉक पर कसा जाता है। इस ट्राई स्क्वायर में 2 या 3 ब्लेड का सेट रहता है, जैसे स्टैंडर्ड ब्लेड, बेवल ब्लेड, नैरो ब्लेड। तो ये आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। इसमें जो इसका स्टॉक है, इसको ये ब्लेड में क्या कटा है, ये ब्लेड में ये झिर्री कटी है, इसको हम आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। तो इसके दोनों ओर जो बनने वाले कोण रहेंगे कैसे रहेंगे, दोनों ओर बनने वाले कोण 90 डिग्री में रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये भी हो गया होगा आपका डाउट क्लियर। अब आ जाता है हमारा सिलेंडर स्क्वायर। सिलेंडर स्क्वायर आमतौर पर कम मिलते हैं, परंतु इनका उपयोग इंस्पेक्शन निरीक्षण कार्यों के लिए किया जाता है। आपको इतना याद रखना है, जो सिलेंडर स्क्वायर रहते हैं इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, इंस्पेक्शन के लिए। इनका उपयोग सरफेस प्लेट और मार्किंग प्लेट पर किया जाता है, सरफेस प्लेट पर और मार्किंग प्लेट पर। यह हार्ड की हुई स्टील के या केस हार्ड की हुई माइल्ड स्टील के बने होते हैं। इसके फेस व सिलेंडर सतह समकोण पर ग्राइंड हो, इसका उपयोग इंस्पेक्शन के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको इतना याद रखना है, जो सिलेंडर स्क्वायर रहते हैं आमतौर पर कम मिलते हैं और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, इंस्पेक्शन के लिए किया जाता है। अब आ जाता है ट्राई स्क्वायर की शुद्धता जांचना। तो फ्रेंड्स ट्राई स्क्वायर की शुद्धता की जांच निम्नलिखित 3 तरीके से की जाती है, सॉरी निम्नलिखित तरीके से की जाती है। ट्राई स्क्वायर की शुद्धता को मास्टर ट्राई स्क्वायर द्वारा चेक किया जा सकता है। पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि मास्टर ट्राई स्क्वायर का ब्लेड और स्टॉक आपस में बहुत ही शुद्धता में 90 डिग्री के कोण में जुड़े रहते हैं। यह तरीका प्राय वहां पर प्रयोग में लाया जाता है जहां पर ट्राई स्क्वायर में अधिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ट्राई स्क्वायर की शुद्धता को दूसरे तरीके से भी चेक किया जा सकता है, जिसमें ट्राई स्क्वायर को सरफेस प्लेट के साथ किसी सीधे किनारे वाले सिरे के साथ सटाकर लगाकर सरफेस प्लेट व ब्लेड के साथ उसकी सीध में रख लेकर रेखा खींचनी चाहिए। फिर ट्राई स्क्वायर को पलटकर विपरीत स्थिति में ट्राई स्क्वायर को रखकर पहले खींची हुई रेखा के साथ ब्लेड को सीध में दूसरी रेखा खींच देनी चाहिए कि खींची हुई लाइन दोनों रेखाएं बराबर हैं या नहीं। तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो ट्राई स्क्वायर शुद्ध है, यदि दोनों रेखाएं समांतर नहीं हो तो ट्राई स्क्वायर गलत होगा, अतः उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब फ्रेंड्स जैसे मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा मैं समझा दे रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए ये हमारी हो गई सरफेस प्लेट, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये हमने इस पे ट्राई स्क्वायर रखा, ये हो गया हमारा ट्राई स्क्वायर, आप इसको ट्राई स्क्वायर मान सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये हो गया हमारा ट्राई स्क्वायर। अब मैंने इस ट्राई स्क्वायर को इस तरफ रखा, ये सरफेस प्लेट पर इस तरफ मैंने ट्राई स्क्वायर रख दिया। अब फ्रेंड्स मैंने मान लो इस ट्राई स्क्वायर को पलटा दिया, क्या कर दिया, इस ट्राई स्क्वायर को मैंने पलटा दिया। तो फ्रेंड्स पलटाने पर ये जो रेखा ये जो बीच में आ रही है, अगर ये दोनों रेखा एक दूसरे के समान है, मतलब इस तरफ मैंने रखा तो ऐसी लाइन जा रही, इस तरफ मतलब इस तरफ मैंने पलटा के रख दिया और या इस तरफ रख दिया, तो इस तरफ पलटा के रखने पर भी अगर इन दोनों की रेखाएं एक दूसरे पर सेम है तो फ्रेंड्स हमारा ट्राई स्क्वायर सही है। तो फ्रेंड्स जैसे हम ट्राई स्क्वायर की शुद्धता को चेक करते हैं, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्राई स्क्वायर के उपयोग।
तो ट्राई स्क्वायर के उपयोग क्या है? फाइल या मशीन की यूज सरफेसों की स्क्वायरनेस चेक करने, मतलब जो जॉब फाइल या मशीन द्वारा बनाए गए हैं उनकी स्क्वायरनेस को चेक करने। उसके बाद आ जाता है ट्राई इसको सरफेस स्क्वायरनेस चेक करने। दूसरा है फाइल या मशीन की सरफेसों की फ्लैटनेस चेक करने, मतलब फाइल या मशीन की सरफेसों की फ्लैटनेस चेक करने के लिए। वर्कपीस के से 90 डिग्री पर मार्किंग करने के लिए। मशीन वाइज या किसी वर्क होल्डिंग डिवाइस से वर्कपीस को 90 डिग्री में सेट करने के लिए। स्टील रूल की सहायता से परिशुद्ध माप लेने के लिए ट्राई स्क्वायर का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपका ट्राई स्क्वायर भी क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हमारे स्ट्रेट एज। तो स्ट्रेट एज क्या होती है? अधिक लंबी व चौड़ी सतह को चेक करने के लिए स्ट्रेट एज का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा जॉब का समतलपन फ्लैटनेस चेक किया जाता है। स्ट्रेट एज हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। स्ट्रेट एज निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स सीधी भाषा में बोलें कि अधिक जैसे कोई सतह ज़्यादा लंबी है या चौड़ी है उसको चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं? स्ट्रेट एज का। स्ट्रेट एज के द्वारा क्या किया जाता है? किसी जॉब का समतलपन मतलब फ्लैटनेस को चेक किया जाता है। स्ट्रेट एज किसके बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। पहला स्ट्रेट पहले अब स्ट्रेट एज के भी प्रकार होते हैं। तो पहला आ जाता है स्टील स्ट्रेट एज। यह 2 मीटर की लंबाई तक मिलते हैं। आपको याद रखना है जो स्टील स्ट्रेट रहते हैं कहाँ तक मिलते हैं? 2 मीटर की लंबाई तक मिलते हैं। इन यह आयताकार क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट के होते हैं। इनका एक किनारा तिरछा बेवल होता है। ये चित्र दिख रहा होगा, इनका एक किनारा तिरछा बेवल होता है और कैसे होते हैं? आयताकार होते हैं। दूसरा आ जाता है टूल मेकर स्टील स्ट्रेट एज। यह छोटी लंबाई में मिलते हैं। इसका एक सिरा तिरछा होता है। इसका तिरछा कोण 60 डिग्री का होता है तथा इसके द्वारा अंदरूनी कोण भी चेक किया जाता है। टूल मेकर स्टीलेट के द्वारा क्या करते हैं? अंदरूनी कोण चेक किया जाता है और तिरछा कोण कितना रहता है इसका? 60 डिग्री का रहता है। तीसरा आ जाता है कास्ट आयरन स्ट्रेटेज। कास्ट आयरन स्ट्रेटेज क्या रहते हैं? यह क्लोजगेन कास्ट आयरन के होते हैं। यह 3 मीटर की लंबाई में होते हैं। इसका प्रयोग मशीन टूल स्लाइड वेज को चेक करने के लिए करते हैं। जो कास्ट आयरन स्ट्रेटेज रहते हैं उनका किसके बने होते हैं? क्लोजगेन कास्ट आयरन के बने होते हैं। 3 मीटर की लंबाई में उपलब्ध होते हैं। इसका प्रयोग मशीन टूल और स्लाइड वेज को चेक करने के लिए करते हैं। अब आ जाता है हमारा बेवल गेज। फ्रेंड्स बेवल गेज कुछ नहीं है, यह एक अप्रत्यक्ष कोणमापी औजार है। इसके दो भाग होते हैं, स्टॉक और ब्लेड। ये दोनों में छिटियां कटी होती हैं। फ्रेंड्स इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको इतना याद रखना है जो बेवल गेज रहते हैं इसके द्वारा हम कोण को चेक करते हैं। बेवल गेज के द्वारा 0 से 180 डिग्री तक के कोणों को हम चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा बेवल गेज है, ये आपको बेवल गेज दिख रहा होगा। दूसरा आ जाता है हमारा कॉम्बिनेशन बेवल गेज। यह भी कोण मापने का औजार है, ये उससे थोड़ा अपडेटेड रहता है। इसमें क्या रहता है? इसमें एक स्टॉक और दो ब्लेड होते हैं। ये आपको याद रखना है क्या रहता है? एक इसमें स्टॉक रहता है और दो हमारे क्या रहते हैं? ब्लेड रहते हैं। इसके द्वारा 360 डिग्री तक कोणों को चेक किया जा सकता है। इसके द्वारा 1 डिग्री की शुद्धता में कोण मापे जाते हैं। इसी यूनिवर्सल बेवल गेज भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये इसमें आपको दो ब्लेड दिख रहे हैं, ये पहला ब्लेड है, ये हमारा दूसरा ब्लेड है, और ये बीच में जो दिख रहा है ये हमारा स्टॉक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेवल प्रोटेक्टर। बेवल प्रोटेक्टर क्या होता है? फ्रेंड्स आपने देखा होगा नॉर्मली जो बेवल प्रोटेक्टर एक कोण मापने का औजार है। इसके द्वारा प्रत्यक्ष माप मापा जाता है, मतलब डायरेक्ट मेजर करता है। इसमें 0 से 180 डिग्री के चिन्ह अंकित होते हैं। इस औजार का प्रयोग 1 डिग्री की शुद्धता में कोण मापने के लिए किया जाता है। तो ये भी हो गया हमारा बेवल प्रोटेक्टर। अब आ जाता है हमारा रूल डेप्थ गेज। फ्रेंड्स ये हमने रूल में नहीं पढ़ा था। तो रूल डेप्थ गेज क्या होता है? छोटे छोटे स्लॉट कीवेज और ग्रुप्स इत्यादि की गहराई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें दो भाग होते हैं, पहला हेड, दूसरा रूल या ब्लेड। इसका हेड स्टील का बना होता है जिसमें लंबाई में और एक आयताकार स्लॉट कटा होता है। इस स्लॉट में नैरो रूल फिट कर दिया जाता है। नैरो रूल को कहीं भी सेट करने के लिए इसके हेड पर एक लॉकिंग स्क्रू लगा होता है। इस स्क्रू की सहायता से इसे आवश्यक माप पर सेट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा रूल डेप्थ गेज। अब रूल डेप्थ गेज क्या करता है? किसी भी स्लॉट की गहराई मापने के लिए रूल डेप्थ गेज इसको क्या करेंगे? हम स्लॉट में डाल देंगे। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये देखिए, ये मान लीजिए हमारा कोई गिलास है। ये गिलास में हम इसको डाल देंगे, ये यहाँ नीचे तक चला जाएगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इसको बाहर निकालेंगे तो हम इसमें रीडिंग पढ़ सकते हैं कि हमारी रीडिंग कितनी है। तो क्या बोल रहा है? नैरो रूल को कहीं भी सेट करने के लिए इसके हेड पर एक लॉकिंग स्क्रू, अभी इस ये जो हेड है ये हमारा लॉकिंग स्क्रू लगा है, इसको हम लॉक कर देंगे तो ये वहीं पर रह जाएगा। तो यही बोल रहा है कि इसका हेड स्टील का बना होता है, इसका जो पूरा हेड रहता है स्टील का बना होता है। इस स्क्रू की सहायता से इसे आवश्यक माप पर सेट कर सकते हैं। जो स्क्रू है इसकी सहायता से हम आवश्यक माप पर सेट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ तक लेना है तो यहाँ तक सेट कर सकते हैं, नीचे तक ले जाना है तो नीचे तक सेट कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है? इसका ये यूज कहाँ करते हैं? छोटे छोटे स्लॉट हुए कीवेज व ग्रुप्स इत्यादि की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रूल डेप्थ गेज। दो भाग होते हैं, हेड, रूल या ब्लेड।
तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स यही था हमारा माप और माप लेने वाले औजार। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स, जिसमें हम सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट, हमारे वी ब्लॉक, हमारी कोण प्लेट, हमारे मार्किंग मीडिया क्या क्या रहते हैं, मार्किंग मीडिया के क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स जब एक बार हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम इनके चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर को भी लगाएंगे। तो बस फ्रेंड्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।